नमस्कार, मेरा नाम है जीशा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात करेंगे कि क्यों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपने को-लोकेशन फैसिलिटी में एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। क्या वो इसे फूल प्रूफ बनाना चाहता है ताकि आगे इसकी आड़ में कोई घोटाला ना हो सके, या चित्रा रामाकृष्णा और सो कॉल्ड हिमालयन योगी केस के सुर्खियों में आने के बाद यह किसी तरह का फेस सेवर है। इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि 5 राज्यों के असेंबली इलेक्शंस के एग्जिट पोल अगर सच हुए तो इसका देश की इकोनॉमी और कैपिटल मार्केट के लिए क्या मायने होगी। साथ ही क्या भारतीय रुपया $1 के मुकाबले 80 के लेवल तक गिर सकता है। ऐसा हुआ तो हमारी आपकी जेब पर इसका क्या असर होगा। लेकिन सबसे पहले आज की कुछ आर्थिक सुर्खियां। आरबीआई ने आज फीचर फोन पर यूपीआई पेमेंट की सुविधा लॉन्च कर दी। यूपीआई 123 पे नाम की यह सर्विस देश के करीब 40 करोड़ फीचर फोन यूजर्स को डिजिटल पेमेंट की फैसिलिटी से लैस कर देगी। अभी तक सिर्फ स्मार्टफोन से ही यूपीआई पेमेंट हो सकता था। यह सर्विस लॉन्च करते हुए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि फरवरी 2022 में देश में 453 यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए, जिसमें करीब 8 लाख करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ। पिछले साल यूपीआई के जरिए करीब 41 लाख करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ था। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट के लिए एक 24/7 हेल्पलाइन डिजी साथी भी शुरू की है। आज महिला दिवस है और महिलाओं से जुड़ी एक खास खबर। फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म एलेक्सएमई ने विमेन एंड मनी पावर नाम की एक सर्वे रिपोर्ट में कहा है कि निवेश के मामले में भारतीय महिलाओं की पहली पसंद बैंक एफडी, गोल्ड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। हालांकि रिपोर्ट यह भी कहती है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में भारतीय महिलाओं की हिस्सेदारी काफी कम है। देश की आधी से ज्यादा महिलाएं या तो किसी भी तरह का निवेश नहीं करती या उन्हें अपने नाम पर हुए निवेश की जानकारी नहीं होती। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 78% महिलाएं अपनी इनकम का 20% से भी कम बचाती है। 14% महिलाएं तो किसी भी तरह की सेविंग करती ही नहीं। इस सर्वे में उम्र, रोजगार और लाइफस्टाइल के आधार पर करीब 4000 महिलाओं को शामिल किया गया था। और अब आते हैं आज के खास मुद्दों पर। जिस घोटाले को लेकर चित्रा रामाकृष्णा और आनंद सुब्रमण्यम सीबीआई की हिरासत में है, उससे जुड़ी एक खबर आई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपना को-लोकेशन सर्वर अपने हेडक्वार्टर से हटाकर किसी थर्ड पार्टी डेटा सेंटर में शिफ्ट करने की योजना बना रहा है। एनएसई के सीईओ और एमडी विक्रम लिमाय के हवाले से द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने के चलते एक्सचेंज को नए सर्वर से जोड़ने की जरूरत महसूस हो रही है। इसके लिए मुंबई में ही एक अलग डेटा सेंटर स्थापित हो रहा है। डेटा सर्वर और को-लोकेशन सर्विसेज को इसी डेटा सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा। आपको बताते चले कि को-लोकेशन फैसिलिटी का इस्तेमाल हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग या एल्गो ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर्स या ब्रोकरेज हाउसेस इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की ट्रेडिंग पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड और ऑटोमेटेड होती है, जहां खरीद और बिक्री के ऑर्डर माइक्रो सेकेंड्स में प्लेस्ड और एग्जीक्यूट हो जाते हैं। क्योंकि एक्सचेंज से किसी भी शेयर की प्राइसिंग वाला डेटा दूसरे शेयरों तक ट्रांसफर होने में कुछ सेकेंड या माइक्रो सेकेंड की देरी होती है, ऐसे में इस टाइम गैप को खत्म करने के लिए एनएसई को-लोकेशन फैसिलिटी मुहैया कराते हैं। लेकिन चित्रा रामाकृष्णा और आनंद सुब्रमण्यम पर आरोप है कि उन्होंने इस फैसिलिटी की आड़ में कुछ ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स को जल्दी सूचनाएं मुहैया कराकर करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया है। अब एनएसई की नई पहल क्या को-लोकेशन फैसिलिटी के लूप होल्स बंद करने की कोशिश है या कोई एहतियाती कदम? हमने इस बारे में बात की फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली से। जी हाँ, पहले हम जो लल्लन टॉप के फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको हम पहले बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि को-लोकेशन क्या चीज होती है, क्योंकि बहुत एक टेक्निकल टर्म है और खासकर जो लोग शेयर मार्केट से नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको भी आज तक ये को-लोकेशन क्या चीज है शायद सबको नहीं मालूम हो। तो हम पहले संक्षिप्त में समझ लेते हैं को-लोकेशन क्या चीज है। जब आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं, मतलब आपने शेयर्स की खरीद और बेच करते हैं, तो आपके पास एक टर्मिनल होता है। आप उस टर्मिनल पे जाते हैं, वहां से शेयर आप सेलेक्ट करते हैं, उसकी कीमतें आपको लाइव दिखती रहती हैं। मतलब कीमतें, मान लीजिए किसी शेयर की 50 रुपए है, कुछ देर बाद 49 हो जाएगी, 51 हो जाएगी, 52 हो जाएगी, 45 हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो ये कीमत लगातार बहुत रफ्तार से, और कुछ एक पैरामीटर्स तो ऐसे हैं, कुछ एक जो इंडाइसेस ऐसे हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी जल्दी। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक बैंक निफ्टी है शेयर मार्केट में। वो बैंक निफ्टी
आप पलक झपकाएंगे उतनी देर में उसकी कई कीमतें बदली चुकी होंगी। मतलब कहने का अगर इसको दूसरे तरीके से कहूं कि हमारी आंखें उस कीमत के बदलाव को पकड़ नहीं सकती हैं। अब यहीं से कोलोकेशन, ये मैंने इसलिए बताया कि कोलोकेशन का जन्म और कोलोकेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से चलता है। अब क्या हुआ कि जब चित्रा रामकृष्णन जी जब एमडी और सीईओ थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी वजह से आज वो सीबीआई की हिरासत में, उनसे पूछताछ चल रही है, कोलोकेशन घोटाला इसको कहा जा रहा है। तो कुछ ब्रोकर्स को, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अपना सर्वर है, अपने यहां जो सर्वर, तो क्या होता है जब एक आम ब्रोकर ट्रेडिंग करता है तो जो कीमत आपको बदलते दिखती है वो एक रफ्तार से बदलती दिखती है। पर जब आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कोलोकेशन पे आ जाते हैं तो आप माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स के कीमत के उतार चढ़ाव को भी देख सकते हैं, जो कि एक आम, मतलब नॉन कोलोकेशन वाला नहीं पकड़ सकता। तो बस यही फर्क आ जाता है, क्योंकि ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है, अभी तो इल्जामात हैं, देखते हैं कहां तक वो सिद्ध होते हैं, कि कुछ एक ब्रोकर्स को उन्होंने कोलोकेशन अपने सर्वर पे दी, जिसके कारण से उन ब्रोकर्स को ऐसा माना जा रहा है कि कई हजार करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि वो कीमतें देख पाते थे जो कि एक आम ब्रोकर या आम ट्रेडर वो कीमतें नहीं देख पाता है। तो जो बीच का डिफरेंस है वो उनका प्रॉफिट बन जाता था, क्योंकि ये एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग होती है, उसमें ह्यूमन माइंड नहीं, उसमें कंप्यूटर के माध्यम से ट्रेडिंग की जाती है। तो वो इस माइक्रो और मिली सेकेंड की कीमतों को पकड़ लेता है। ये कोलोकेशन घोटाला है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जरूरी था कोलोकेशन घोटाला क्या है ये बताना। तो ऐसा माना जा रहा है शायद उन ब्रोकर से कुछ कंसिडरेशन लिया गया हो, जो कि उनको यहां पर अपने सर्वर पे स्पेस दी गई हो। तो ये कोलोकेशन, अब जो ये विक्रम लिमये साहब हैं, जो आजकल जो सीईओ और एमडी हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, तो वहां से ये घोषणा आई है कि इस हमारे सर्वर्स को, हमारा मेन सर्वर जो है और हमारे जो बाकी सर्वर्स हैं, कोलोकेशन सर्वर्स हैं, उसको हम अभी, इनका हेडक्वार्टर मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है, बीकेसी कॉम्प्लेक्स नाम से मशहूर है वो, वहां पर है। अब इसको बॉम्बे के आउटस्कर्ट्स में, मुंबई के आउटस्कर्ट्स में इसको शिफ्ट करने का है। और आप देखें तो जो टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्सचेंज है, तो उनको निरंतर अपनी टेक्नोलॉजी पर निवेश करना पड़ता है। तो उन्होंने 400 करोड़ का प्लान किया था, बाद में बढ़ा के उसको 19 में, बाद में बढ़ा के उसको अगले 4 साल में 4000 करोड़ कर दिया। और ऐसा माना जा रहा है कि इस कोलोकेशन जो सर्वर को शिफ्ट किया जा रहा है, थर्ड पार्टी सर्वर। अब थर्ड पार्टी सर्वर क्या है कि पहले उनके खुद के यहां सर्वर था, अब वो बहुत सारी कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, जो आपको सर्वर किराए पे देती हैं या आप उनका सर्वर यूज कर सकते हैं। तो अब इसको थर्ड पार्टी सर्वर पे लाया जा रहा है, मतलब अपने यहां से हटा के किसी और के यहां इसको किया जाएगा। तो करीब करीब 1000 करोड़ का इसमें खर्च आएगा, क्योंकि वो पार्टी अपनी फीस लेगी, रिलोकेशन के चार्जेस होंगे, सारी सेटिंग, सर्वर की सेटिंग दोबारा होंगी, वगैरह वगैरह। अब आते हैं मुद्दे पर, जो कि खबर निकल के आई है, जिसके कारण हम ये चर्चा कर रहे हैं। एक तो ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है ये, क्योंकि वॉल्यूम बहुत बढ़ रही है। इस समय अगर फरवरी का हम औसतन डेली सिर्फ कैश की ट्रेडिंग देखें तो वो 58,400 करोड़ से भी ज्यादा की है, हालांकि रोज घटती बढ़ती रहती है। और एफ एंड ओ की तो बात ही छोड़िए, एफ एंड ओ को तो हम ट्रिलियन में बात करते हैं, 2300 ट्रिलियन से भी ऊपर जा चुका है रुपए के लिहाज से हम बात करें। तो इतनी बड़ी जो वॉल्यूम है, तो उनका कहना है कि अब वॉल्यूम बढ़ गई है, हमें थर्ड पार्टी सर्वर चाहिए, हमारे सर्वर इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। पर अब यह परंतु बहुत जरूरी है, क्योंकि जो घोटाला आया था चित्रा जी का, वो घोटाला कोलोकेशन से संबंधित ही था। तो ये कोलोकेशन का कोइंसिडेंस मैं कहूंगा कि एक तरफ घोटाला आया और उनसे सीबीआई की पूछताछ चल रही है इसी मैटर पे, और उसी सर्वर को शिफ्ट किया जा रहा है। तो शायद शायद अब ये हम अनुमान लगा सकते हैं, मैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इकोनॉमिस्ट होने के नाते, मार्केट एक्सपर्ट होने के नाते ये अनुमान लगा सकता हूं कि शायद दोबारा ये घटना कभी ना घट सके, ना हमारे यहां ये सर्वर होगा, ना हम किसी को कोलोकेशन का लाभ पहुंचा पाएंगे। अगर ये थर्ड पार्टी का होगा, मतलब किसी और का होगा, तो फिर तो अगर आप वहां पर कोलोकेशन, हालांकि वो थर्ड पार्टी कंपनी भी इन्हीं के इंस्ट्रक्शंस पे काम करेगी, पर फिर भी उतना आसान नहीं रह जाएगा किसी भी ब्रोकर को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना कि आइए साहब आप ये फी देके हमारे यहाँ आपको लोकेशन सर्विसेज ये ले लीजिए, हमारे सर्वर आप यहीं से ऑपरेट करिए। तो मुझे लग रहा है कि कहीं इस कोलोकेशन में कोइंसिडेंस हो सकता है कि इसको अपने यहां से डिलीनिएट करके दे दे। हालांकि जो एक्सप्लेनेशन आया है वो ये कहता है कि आपको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए ये सारी कार्रवाई की जा रही है और इस पे 1000 करोड़ रुपए तक खर्च किया जा रहा है। कुल मिला के 4000 करोड़ का एलोकेशन किया है
नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस पूरे टेक्नोलॉजी में निवेश, अपग्रेडेशन, इसको जैसे मर्जी आप समझ लें। अब जब चित्रा रामकृष्णा और आनंद सुब्रमण्यम दोनों सीबीआई कस्टडी में है और कई अन्य लोगों की जांच हो रही है, क्या सीबीआई इस घोटाले की तह तक जा पाएगी? लाखों इन्वेस्टर्स को उनके खोए हुए पैसे तो नहीं मिल सकेंगे, लेकिन क्या वो दोषियों को जल्द सजा पाते देख पाएंगे? देखिए, पूरा का पूरा मसला जो है वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के अधीन है इस समय। सीबीआई, इनकम टैक्स, सेबी की पहले ही हमने रिपोर्ट देखी, और भी शायद कुछ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बीच में आए जैसे जैसे मामला आगे चलेगा। तो अब ये इस बात पर निर्धारित होगा कि को-लोकेशन जब फैसिलिटीज उनके कार्यकाल में दी गई चित्रा रामकृष्णन जी के, तो ये को-लोकेशन से उस ब्रोकर को कितना लाभ मिला, पहली बात। उस ब्रोकर को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होने से क्या लाभ हुआ, पहली बात। दूसरी बात, क्या उस ब्रोकिंग कंपनी ने या किसी अन्य कंपनी ने चित्रा रामकृष्णन जी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे कोई बेनिफिट पहुंचाया, कोई पैसा किसी अकाउंट में ट्रांसफर किया गया इसके बदले में, जिसको हम रिश्वत कह सके, किकबैक कह सके, जो भी कह सके, कोई परसेंटेज जो पैसा एडिशनल बनाया, जो मैंने अभी आपको समझाया, को-लोकेशन का एडवांटेज समझाया मैंने आपको। तो क्या इस एडवांटेज से कुछ पैसे का एडवांटेज भी आया, और आया तो क्या इसका कुछ हिस्सा इनको भी या इनके किसी जानकार को दिया गया? और इन्होंने उस समय ये भी सुनने में आया था कि इन्होंने मॉरिशस के, सेशल्स के, दुबई के, सिंगापुर के कुछ ट्रिप्स लगाए थे। तो ये टैक्स हेवन में क्यों जाती रही उस समय? क्या इस पैसे को कहीं कुछ ठिकाने विकाने लगाने का था? ये सब अटकलें हैं जो लगाई जा रही हैं। अब अनंत सुब्रमण्यम जी की प्रमोशन, वो जो योगी बाबा जी जिनकी चर्चा आई थी, मुझे याद है ललन टॉक पे मैं आपसे कुछ समय पहले जुड़ा था और वहां पर हमने इसकी चर्चा की थी। क्या वो योगी बाबा जी सच में कुछ हैं, या इनके मन की एक कहानी है, या अनंत सुब्रमण्यम साहब ही एक नए ईमेल आईडी बना के किसी अज्ञात सर्वर से ये मेल भेजते थे अपनी प्रमोशन कराने के लिए? तो ये सब बातें अंडर इन्वेस्टिगेशन है। पर मुझे लग रहा है अब जब सरकारी एजेंसी, हालांकि थोड़ी देर हो चुकी है ये मैं जरूर कहूंगा, और जब भी किसी ऐसे मामले में आप देर करते हैं तो इसमें एविडेंस जो होता है वो थोड़ा फीका पड़ जाता है, एविडेंस धुल भी जाता है, कई बार एविडेंस वॉश अवे भी हो जाता है। पर फिर भी अब क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, तो अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, सीबीआई, इनकम टैक्स वगैरह ये तहकीकात करेंगी कि क्या बेनिफिट पहुंचाया गया, किन किन बैंक अकाउंट्स के माध्यम से चित्रा रामकृष्णन जी ने डील किया, कौन उनके रिश्तेदार थे, आनंद सुब्रमण्यम जी का इसमें क्या रोल था, आनंद सुब्रमण्यम जी के सडनली ये जो उनको प्रमोट कर दिया गया, ग्रुप सीईओ, ग्रुप एडवाइजर बना दिए गए एक छोटे से ओहदे से उठकर, तो इसमें क्या लाभ पहुंचा एक्सचेंज को? एक्सचेंज के ऑपरेशंस में, फंक्शनैलिटी में कौन सी इररेगुलरिटीज नोटिस की गई? कौन सा डेटा स्टॉक एक्सचेंज का बाहर किसी एजेंसी से शेयर किया गया? कहां कहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड वायलेशंस हुए? क्या स्टॉक एक्सचेंज को चलाने में कुछ अनियमितताएं जिनको हम कहते हैं वो बरती गई? और अगर बढ़ती गई तो उससे निवेशकों को, ब्रोकर्स को, जो कंपनीज लिस्टेड हैं, और कुल मिला के स्टॉक एक्सचेंज को कोई नुकसान हुआ, कोई जाती फायदा किसी को पहुंचाया गया? तो ये सब बहुत सारे सवाल हैं। मुझे लग रहा है आपके अगर सवाल का मैं सीधा सीधा जवाब दूं तो जब इनकी तहकीकात में रिपोर्ट निकल के आएगी तब इन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी कि इनका जो अगर कोई जुल्म है कि नहीं है तो वो कितना संगीन है, और इनको क्या सजा सुनाई जाए, किस कानून के अंतर्गत सजा सुनाई जाए। क्या ये फ्रॉड का केस है, क्या ये ब्राइबरी का केस है, क्या ये मिस यूज ऑफ पोजीशन का केस है, वगैरह वगैरह। तो ये सब मैं समझता हूं जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी तो इनको उस हिसाब से इन पर कार्रवाई की जाएगी, और इनको कितने दिन अभी हवालात में रहना है ये भी इस पर निर्धारित रहेगा कि क्या फाइंडिंग्स में निकल के आता है। 5 राज्यों में हुए असेंबली इलेक्शंस के एग्जिट पोल केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी के लिए काफी उत्साहजनक है। बीजेपी सबसे बड़े राज्य यूपी की सत्ता में धमाकेदार वापसी कर सकती है। वहीं मणिपुर और गोवा में वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। उत्तराखंड में वह कांग्रेस को कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है। बीजेपी की इस परफॉर्मेंस का देश की इकोनॉमी और कैपिटल मार्केट पर क्या असर होगा? केंद्रीय सत्ता की बात करें, 2024 में अगले जनरल इलेक्शंस हैं, और इन इलेक्शंस को क्योंकि कहते हैं कि केंद्र की सत्ता का दरवाजा उत्तर प्रदेश के थ्रू होके आता है, ये एक प्रचलित स्टेटमेंट दी जाती है। तो मैं समझता हूं कि अगर ये नतीजे बीजेपी के फेवर में जाते हैं, जो कि एग्जिट पोल जतला ही रहे हैं, तो ये जो सत्ताधारी पार्टी है, एनडीए है, उसके लिए बहुत उत्साहवर्धक रहेगा। और एक बात अगर हम जनरल देखें तो देखिए,
स्टेबल गवर्नमेंट जब भी कहीं होती है तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है, चाहे वो कोई भी सरकार। जब स्टेबिलिटी रहती है पॉलिटिकल लेवल पे, तो वो अर्थव्यवस्था उसमें ग्रो करती है, क्योंकि वो नीतियां बना पाती है जो कि लॉन्ग टर्म होती हैं, जिनका फायदा आपको 3 साल 5 साल में दिखने को मिलता है, 10 साल में। अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने एक अमृत काल की घोषणा करी कि इंडिया एट 100 की, इंडिया एट 75 टच करेगा, तो इंडिया एट 100 की विजन रख दी। तो ये एक लॉन्ग टर्म विजन की बात होती है। तो मैं समझता हूं अगर सत्ताधारी पक्ष इन चुनाव में, राज्य के चुनाव इनमें विजयी होकर आता है, तो मेरे ख्याल एक रीअश्योरेंस होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी कि आगे आने वाला समय जो 2024 का होगा, इसमें भी उनके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे कि लोग उनके काम से संतुष्ट हैं, लोग उन्हीं को वापस लाना चाहते हैं। तो कुल मिला के अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा रहेगा। अब बात आती है कैपिटल मार्केट्स की। तो देखिए, कैपिटल मार्केट्स नॉर्मली जब ऐसे रिजल्ट्स आते हैं और रूलिंग गवर्नमेंट के फेवर में आते हैं, तो कैपिटल मार्केट उसका स्वागत करती है, शेयर मार्केट उसमें पॉजिटिवली रिएक्ट करती है। पर इस समय परिस्थितियां कुछ विशेष बनी हुई हैं। वो इसलिए बनी हुई है क्योंकि ये जो इंटरनेशनल क्राइसिस हमारे ऊपर आई हुई है, जो क्रूड के प्राइसेस है, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें अभी उसका एस्केलेट होने का अभी भी डर बना हुआ है कि वो कहीं नेटो तक चला ना जाए और देश उसमें शामिल ना हो जाए, कहीं ये न्यूक्लियर ना बन जाए। ये जो इन्फ्लेशन का, महंगाई का फियर बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये फैक्टर्स इस टाइम उस पर हावी हो सकते हैं। कहने का मतलब, आपको जब 10 को रिजल्ट आएंगे, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिले, पर जो ओवरराइडिंग फैक्ट्स रहेंगे वो मुझे लग रहा है ये अंतरराष्ट्रीय रहेंगे। तो जी हाँ, फर्क पड़ता है शेयर मार्केट। अगर सामान्य परिस्थितियां होती तो आपको परसों यानी 10 तारीख को जब ये रिजल्ट आते और ये वैसे ही आते जैसा कि एग्जिट पोल्स में आया है, तो आपको शेयर मार्केट जरूर उस पर पॉजिटिव रिएक्ट नजर हुई आती, शायद अब भी आए। ये डिपेंड करेगा कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास कैपिटल मार्केट से क्या खबरें आ रही हैं। पर इस समय ओवरराइडिंग फैक्टर्स, ये बहुत बड़े ओवरराइडिंग फैक्टर्स बने हुए हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि उस अच्छी खबर के ऊपर कहीं छा ना जाए, कहीं उनको धूमिल ना कर दें। पर ये एक परिस्थिति रोज रोज बदलती रहती है। पर कुल मिला के अगर मैं आपकी बात का जवाब दूं, जी हाँ बिल्कुल, ये अर्थव्यवस्था के लिए, ये कैपिटल मार्केट्स के लिए, सत्ता पक्ष का मजबूत होकर राज्य चुनाव में भी वापस आना एक अच्छा संकेत माना जाता है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। रूस यूक्रेन युद्ध और क्रूड ऑयल की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी के बाद डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के न्यूनतम लेवल 77 रुपए तक गिर चुका है। हालांकि आज सुबह के कारोबार में यह थोड़ा ऊपर उठा, लेकिन मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे और आरबीआई ने रुपये को थामने के कुछ उपाय नहीं किए, तो इंडियन करेंसी 80 के लेवल तक गिर सकती है। इसका देश की इकोनॉमी से लेकर हमारी आपकी जेब पर क्या असर होगा, इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट की राय ली। जी, पहले मैं व्यूअर्स को ये बता देता हूं कि रुपया, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये रुपया घटता बढ़ता कैसे है। मेरे पास व्यक्तिगत सवाल भी आते रहते हैं और आपके इस चैनल पे भी ये सवाल आते होंगे कि रुपया कैसे घटता बढ़ता है। तो बिल्कुल, जैसे एक सामान डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड होता है, ऐसे ही रुपया और डॉलर या रुपया और कोई और करेंसी भी डिमांड सप्लाई पे बेस्ड होता है। तो इस समय हम क्या देख रहे हैं कि हम रुपए को की कमजोरी देख रहे हैं, डॉलर की मजबूती देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर की मांग बढ़ गई है। किस वजह से बढ़ गई है? क्योंकि हमारी क्रूड ऑयल का बिल जो है, क्रूड, हमने देखा कि कल तो $139 तक टच कर गया था एक बार को, हालांकि फिर सुबह काम डाउन होकर 120 तक आया, अभी भी 120-25 के बीच में घूम रहा है। तो हम 85% अपना जो तेल की रिक्वायरमेंट है उसको हम इंपोर्ट करते हैं, हम बाहर से मंगाते हैं। तो देखिए, आप जब बाहर से मंगाएंगे तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हमें डॉलर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो डॉलर की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। डॉलर की डिमांड बढ़ने से रुपया कमजोर होता है और डॉलर महंगा होता है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि शेयर मार्केट से निरंतर, करीब करीब मुझे याद है अक्टूबर नवंबर के बाद से निरंतर जो हमारे विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, जिनको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, उनका लगातार यहां से पैसा निकालने का सिलसिला बना हुआ है। पिछले 2 दिनों में ये करीब करीब $1 बिलियन रोज के हिसाब से उन्होंने निकाला है। 7,500 करोड़ के करीब रोज की बिकवाली हुई है। तो इससे भी, क्योंकि पैसा जब बाहर निकलता है तो आप डॉलर्स में लेके जाएंगे, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर महंगा होगा, रुपया कमजोर होगा। ये तो रहा कि ये क्यों घटता बढ़ता है, ये तो इस बात का जवाब है। अब सवाल यह है कि इस बढ़ते हुए रुपए से हम पे क्या फर्क पड़ता है, हमारे जेब पर या अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ता है। जी हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि जो Q3 का, मैं एक उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं, Q3 हम कहते हैं सितंबर से दिसंबर क्वार्टर को, क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर पे चलते हैं।
उसमें जो आपका ऑयल का बिल था, जो टोटल देश ऑयल ऑयल इंपोर्ट करता है, $24 बिलियन क्रॉस कर गया था। ये तो अभी दिसंबर तक की बात है, अभी रशिया यूक्रेन का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, सिर्फ टेंशन बनी हुई थी। अब और उस समय जो डॉलर के क्रूड ऑयल के दाम हैं वो बहुत नीचे थे। आज अगर हम इसका क्वार्टर का बिल लें तो शायद वो बिल कहीं 30-40 बिलियन डॉलर के बीच का जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं जब इतना महंगा ऑयल हो जाएगा, जो भी हम इंपोर्ट करते हैं, हम सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करते हैं अगर हम यूक्रेन और रशिया की बात करें, हम फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं अगर हम यूक्रेन और रशिया की बात करें, कुल मिला के दुनिया भर की खाद्य पदार्थों की जो कीमत है, जितना भी आप ये लगाइए कि सामान के लिए हम आयात पर आधारित हैं। और आपको सबसे मैं अच्छा एग्जाम्पल दूं इसका, तो मैं समझता हूं इलेक्ट्रॉनिक का सामान शायद ही कोई व्यक्ति इस देश में इस समय होगा जो शायद इलेक्ट्रॉनिक का सामान ना इस्तेमाल करता हो, चाहे वो मोबाइल फोन के 80 से 90% पुर्जे, और कुछ तो अबल तो मोबाइल फोन बना बनाया बाहर से आता है, अगर यहाँ असेंबल भी होता है तो उससे 80 से 90% पुर्जे हम बाहर से मंगाते हैं, चाइना या अन्य जगहों से मंगाते हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, जितने कंज्यूमेबल गुड्स हैं, ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट है, जितनी भी इनको मेटल्स हैं, उसमें स्टील हो गया, पैलेडियम हो गया, अलॉयज हो गए, ब्रास हो गया, जितने भी सिल्वर हो गया, जितने भी मेटल्स का इंडस्ट्री में प्रयोग होता है, बहुत कम लोग जानते हैं कि सिल्वर का प्रयोग आपके मोबाइल फोन बनाने में होता है। इसीलिए सिल्वर की प्राइस कई बार गोल्ड को बीट कर जाती है, क्योंकि गोल्ड तो सिर्फ ऑर्नामेंटल वैल्यू है, पर सिल्वर की इंडस्ट्रियल वैल्यू भी है। तो जितने भी इनपुट्स आपके जो बढ़ेंगे, उससे क्या होगा कि जो देश की महंगाई की दर जो कि 6% से ऊपर है, वो महंगाई की दर और ज्यादा आपको बढ़ती दिखाई देगी। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो हाल की क्रूड ऑयल की प्राइसेस चढ़ी है और जो डॉलर की प्राइस आपको चढ़ती दिखी है, ये माना जा रहा है कि इसकी वजह से महंगाई की दर, रिटेल महंगाई की मैं बात कर रहा हूं, 1% बढ़ सकती है। साहब सुनने में 1% लगता है कि 1% ही तो है, क्या फर्क पड़ता है इससे? पर साहब 1% बहुत फर्क पड़ता है। 1% का मतलब है कि आपके घर का बजट, आपके किचन का बजट, आपका हाउस होल्ड बजट जिसको हम कहते हैं, उसमें करीब 15 से 20% तक का फर्क पड़ सकता है। जो भी सामान आप लेने जाएंगे वो महंगा हो जाएगा। और अभी तो इंतजार है पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ने की, जो कि कल जो डी डे था वो निकल गया। जब तक के लिए जो जम गई थी प्राइसेस, वो दिन कल निकल गया। अब तो किसी भी दिन आपको ऑयल कंपनीज ने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि साहब हमें 18 रुपए की अंडर रिकवरी तो अभी तक दिखाई दे रही है, अभी और आगे भी होगी, जिसमें से 6 रुपए आप ग्राहकों को दे दीजिए, 12 रुपए हम एब्जॉर्ब कर लेंगे कुछ समय तक। ये उनकी कल की स्टेटमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। इसका मतलब सरकार को अगले आज से लेके और 10 तारीख तक या 11 तारीख तक आपको ये कीमतें बढ़ती दिखेंगी। और ये इसका एक कारण, और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो जानने वाली है, जो जो डॉलर का रेट मजबूत होता है, जो जो रुपया कमजोर होता है, हमारे लिए तेल एक तो दो तरीके से महंगा होता है। एक तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तेल महंगा हो जाता है। आप ये देखें कि तेल के दाम, मैंने अभी बात को बताया, 130, और डॉलर के मजबूत होने से हमारे लिए वो तेल और ज्यादा महंगा हो जाता है, क्योंकि आप जो उसकी कीमत दे रहे हैं, हमें उसके बदले में ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। क्योंकि डॉलर मजबूत हो जाता है तो हमारे ऊपर डबल मार पड़ती है। तो मुझे लग रहा है कि डॉलर, लोग ये ना समझे साहब हम तो रुपया इस्तेमाल करते हैं, हमारा डॉलर से क्या लेना देना है, हम डॉलर थोड़ी ना कोई लेके अपना ब्रेड अंडा दूध मक्खन खरीदते हैं। ऐसा नहीं है। डॉलर की कीमत बढ़ने से ओवरऑल अगर आप आर्थिक दृष्टि से इसको समझेंगे तो ये महंगाई को बढ़ाएगा। इसलिए क्योंकि जिन चीजों पर हम आयात के पे डिपेंडेंट है, जो चीजें हमारी बाहर से आती हैं, ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, एक गांव बन चुका है। यहाँ कोई भी देश अपने आप को ये नहीं समझ सकता कि हमें तो दुनिया से क्या लेना, हम तो अपना अलग एक पूरी अपने आप में दुनिया है। अब वो जमाना नहीं है। तो इसलिए लोग ये ना समझें कि इस डॉलर के बढ़ने से हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी आर्थिक सेहत पे बल्कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। आपको आने वाले 15 दिन से और 1 महीने के अंदर आपको ये फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। आप जब बाजार में सामान लेने जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपके बगैर पता लगे वो आपको महंगी मिलने लग जाएंगी। ये मैंने आम आदमी पर डॉलर, अगर देश की बात करें तो देश के 630 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं। वो रिजर्व्स भी ड्रेन आउट जल्दी होते हैं, क्योंकि आपको अब बिल ज्यादा देना पड़ रहा है, इनपुट बिल ज्यादा देना पड़ रहा है। तो हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के मामले में हम डिप्लीशन दिखाई देंगे। और इसके अलावा जो भारतीय, हाँ, एक को फायदा जरूर होगा, भारतीय एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो जो उनकी रियलाइजेशन है, जिसको हम एक्सपोर्ट की रिसीट्स कहते हैं, एक्सपोर्ट रियलाइजेशन कहते हैं, वो बढ़ जाएगी। उनकी ओवरऑल रेवेन्यू, उनका ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो एक वही तबका ऐसा है जिसको एक बढ़ते हुए डॉलर से फायदा होगा। बाकी कुल मिला के अर्थव्यवस्था को
नुकसान ही नुकसान झेलना पड़े। जी हाँ, हर बीतता हुआ दिन युद्ध का, रशिया यूक्रेन की क्राइसिस है, रोज हमें नई नई खबरें सुनने को मिलती हैं। आज इप्रिन पे अटैक हुआ, आज कीव को घेर लिया है, आज खार्किव से ये समाचार। देखिए, ये एक तो समाचार है सुनने के लिए, हम लोगों को चिंता होती है कि कल को ये विश्व युद्ध में ना बदल जाए, न्यूक्लियर वॉर ना बन जाए, वो सब चिंताएं तो सबके दिमाग में बनी हुई, पर हम वहां से करीब करीब 5,000 किलोमीटर दूर बैठे हैं। पर बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि हर एक दिन जो युद्ध का ऐड होता जा रहा है, आज 12-13 दिन हो चुके हैं, हर एक दिन आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जो जो युद्ध आगे बढ़ रहा है, और जब से खासकर अमेरिका ने, और हालांकि यूरोप के कुछ देश उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, जर्मनी ने रेजिस्ट किया है, जब से ये अनाउंसमेंट आई है कि हम रशिया दुनिया का 13% क्रूड सप्लाई करता है, जब से ये अनाउंसमेंट आई है कि अमेरिका के में लोग कह रहे हैं, बहुत जगह कनाडा में लोग कह रहे हैं कि साहब रशिया से आप ऑयल और गैस लेना बंद करिए। वहां पर इतनी उनको लग रहा है कि यातनाएं पहुंचाई जा रही हैं यूक्रेन में, उनको लग रहा है इनसे नहीं लेना चाहिए, हमें इन पे निर्भरता है, उसको देखी जाएगी, एक बार को तो आप इसको रोकिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे रोकिए, ऐसे देश से हम डील कर रहे हैं जो देश ऐसा कर रहा है, ऐसा उनका कहना है। अब जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता, हमने देखा कि अभी पिछले 3-4 दिन में ही क्रूड की प्राइसेस लगातार ऊपर जाती जा रही है। साहब, ये प्राइस खाली पढ़ने के लिए, सुनने के लिए नहीं है, ये हर बीतता हुआ दिन आपकी जेब को हल्का करेगा, और आपको इसका असर आने वाले, मैं समझता हूं 15 दिन से 1 महीने में दिखने लग जाएगा। तब आप ये सोचेंगे कि लड़ाई लंबी चली, सुनने में खबरें थी, हम अपना ज्ञानवर्धन कर रहे थे, पर ज्ञानवर्धन के साथ हमारा धन का इरोजन हो रहा था। आपके बजट को ये बिगाड़ सकता है। तो मैं समझता हूं कि महंगाई इस समय हमारे देश के लिए सबसे बड़ी, जैसे कोरोना कुछ महीने पहले हमारे देश के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी, इससे कैसे लड़ा जाए, कैसे निपटा जाए, कहां अस्पताल बनाए जाए, क्या ट्रीटमेंट किया जाए, वैक्सीनेशन जल्दी कैसे किया जाए, वगैरह वगैरह। अब ये अगली समस्या महंगाई हमारे लिए मुंह बाय खड़ी है। मुझे लग रहा है बहुत बड़ी समस्या, और सरकार को जूझना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे पूरा एक आर्थिक चक्र है, फिस्कल डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट, इंटरेस्ट रेट्स, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आम आदमी को समझ में नहीं आते। आम आदमी को तो यही समझ में आता है कि हमारी जेब कितनी हल्की हुई। तो मुझे लग रहा है लोगों को कमर कस के तैयार रहना चाहिए, और सरकार, आपको पता नहीं जानकारी है कि नहीं, कि निरंतर वित्त मंत्रालय के जो पावर कॉरिडोर्स हैं वहां पर ये मीटिंग्स चल रही हैं कि कैसे इसको रोका जाएगा। और अभी तो इसकी था नहीं मिल रही है कहीं, ये नहीं पता लग रहा कि क्रूड ऑयल इससे भी ऊपर जाएगा, कि यहीं पर जाके रुक जाएगा, ये लड़ाई थम जाएगी, बढ़ जाएगी, अभी कुछ अनिश्चितता बनी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि आम आदमी को मेरी ये सलाह है कि आप कमर कस के तैयार रहिए। अपने खर्चे, मैंने पहले भी कहा था, मैं दोहराना चाहूंगा, अपने जो आपके जरूरत के खर्चे नहीं है उनको फिलहाल टालिए, कुछ पैसे बचा के रखिए, जिससे आप उस महंगाई को एब्जॉर्ब कर सकें। चलते चलते स्टॉक मार्केट अपडेट्स। लगातार कई दिनों की गिरावट के बाद आज शेयर बाजारों में हरियाली नजर आई। बीएसई सेंसेक्स ने करीब 500 पॉइंट ऊपर चढ़ते हुए 53,000 का लेवल हासिल कर लिया। फार्मा और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी हुई, जबकि बैंकिंग और मेटल स्टॉक्स प्रेशर में दिखे। मार्केट अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 15% नीचे ट्रेड कर रहा है, और ज्यादातर इंडिसेस अब भी रेड सिग्नल में ही है। जानकारों का कहना है कि फिलहाल यूक्रेन संकट के मद्देनजर मार्केट में काफी करेक्शन हो चुका है, और हालात में सुधार की खबरों पर मार्केट बाउंस बैक भी कर सकता है। तो ये था आज का खर्चा पानी। आपके लिए यह बुलेटिन लिखा है हमारे साथी प्रमोद ने। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार। सबसे बड़े प्रदेश की सबसे बड़ी चुनावी यात्रा, 7 महीने में 5 टीमों ने नापा यूपी का चप्पा चप्पा। अब वक्त है हमारे साथ सबसे सटीक नतीजे जानने का। 10 मार्च नतीजों के दिन द लल्लन टॉप होगा लाइव सुबह 7 बजे से लगातार द लल्लन टॉप की वेबसाइट, फेसबुक और यूट्यूब पर।